10th क्लास का आपका 10वां चैप्टर है लोकस यानी कि बिंदु पथ। ये आपका चैप्टर आता है 4 नंबर का और इसमें से आपको 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है आपका 1 नंबर का और एक आता है आपका 3 नंबर का। अब यहाँ से आपको 1 नंबर और 3 नंबर दोनों तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको पता करना है कि कैसे सॉल्व करना है और 1 नंबर में कैसे क्वेश्चन आते हैं और 3 नंबर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, लोकस जो होता है बिंदु पथ होता है बिंदुओं का पथ यानी कि एक रास्ता, बिंदुओं का एक रास्ता या फिर ऐसे कहें बिंदुओं का एक ऐसा रास्ता जिसमें एक निश्चित कंडीशन हो, वही होता है आपका लोकस यानी कि बिंदु पथ। जैसे माना कि एक बिंदु ले लिया आपने, यहाँ पे ये एक बिंदु है आपका, पॉइंट है, और इस पॉइंट के समान मैंने कहा निश्चित कंडीशन लगेंगी। हर क्वेश्चन में आपको निश्चित कंडीशन क्या होगी, माना कि इससे समान दूरी पर 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, और भी कई पॉइंट हैं, एक ये है, कई बिंदु हैं, सारे बहुत सारे बिंदु, और ये सभी बिंदु इस बिंदु से समान दूरी पर हैं। तो आपको ये जो आपका एक रास्ता बनाए, ये एक रास्ता ये होगा आपका इस बिंदु का बिंदु पथ, ये होगा आपका इस बिंदु का बिंदु पथ। यानी कि किसी एक बिंदु से समान दूरी पर, किसी एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का रास्ता या फिर बिंदुओं का पथ ही बिंदु पथ कहलाता है। अब यहाँ पे ये तो हो गई एक बिंदु के लिए बात। अब हम बात करें 2 बिंदुओं के लिए। माना कि मैंने एक बिंदु ये ले लिया जिसका नाम A है और एक बिंदु ये ले लिया जिसका नाम है आपका B। अब हमें बताना है कि इन दोनों बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा। एक बिंदु की बात करें तो वो एक वृत्त के जैसा बन जाएगा, गोला, मतलब एक वृत्त के जैसा बन जाएगा, ये उसका बिंदु पथ हो जाएगा। अब पॉइंट आ गए आपको 2 बिंदु आ गए। अब क्या करेंगे, देखिए 2 बिंदुओं का जो बिंदु पथ होता है वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, 2 बिंदुओं का बिंदु पथ, ये आपकी थ्योरम भी है, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, अभी आगे इसको सॉल्व करवाऊंगा मैं। थ्योरम आपको दे रखी है बुक में, आपके 10.1 थ्योरम यही है, शायद यही है 10.1 थ्योरम। आपके 2 बिंदु दे दिए, बिंदु A और बिंदु B। अब 2 बिंदुओं का जो बिंदु पथ होगा वो क्या होगा, 2 बिंदुओं का जो बिंदु पथ होता है वो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का होता है लंब समद्ध भाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी कि इन दोनों बिंदुओं को समद्ध भाजक यानी कि समान भागों में बांटेगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और परपेंडिकुलर यानी कि लंब पे होगा 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। 2 बिंदुओं का बिंदु पथ, ये आपका क्वेश्चन भी आता है 1 नंबर का कि 2 बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होता है, तो 2 बिंदुओं का बिंदु पथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, 2 बिंदुओं का बिंदु पथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का होता है लंब समद्ध भाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हो गया 2 बिंदुओं के लिए। अब बात करें हम 3 बिंदुओं के लिए। माना कि मैंने 3 बिंदु ले लिए, एक बिंदु ये है आपका। अब यहाँ पे इसमें देखें कि यहाँ पे इस रेखा पे आप कहीं भी, कंडीशन क्या लगी इसमें, कंडीशन ये है इस रेखा पे आप कहीं भी बिंदु ले लीजिए, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, वो सारी बिंदुएं, ये जो बिंदु हैं वो सारे बिंदु इस रेखा पर लिए गए सारे बिंदु वो A से और B से समान दूरी पर, समान डिस्टेंस पर होंगे, इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। ये सारी दूरियां हैं जो आपकी A से और B से कैसी होंगी, समान दूरी पर होंगी। ये इसमें कंडीशन थी। इधर आ जाइए। अब यदि बात करें हम 3 बिंदुओं की, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, और तीनों बिंदुओं को मिला के मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, त्रिभुज बना दिया। अब देखिए इनका जो बिंदु पथ होगा वो क्या होगा। माना कि इस बिंदु का नाम था A, इस बिंदु का नाम था B और इस बिंदु का नाम है आपका C। अब यदि मैंने बताया 2 बिंदुओं का जो बिंदु पथ होता है वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि लंब समद्ध भाजक होता है। ऐसे ही यहाँ पे मैं इन दोनों बिंदुओं को लूँ, माना कि मैंने B को और C को ले लिया,
तो जो बी का और सी का इन दोनों बिंदुओं का जो बिंदुपथ होगा वो इस तरीके से इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो कि बी सी आपकी, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का क्या होना चाहिए, इसके हिसाब से होना चाहिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समिद्ध भाजक, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसे इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है ये, और यहाँ पे कितनी डिग्री एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। अच्छा, ये तो हो गया BC के लिए। अब मैं बात करूँ AC के लिए, इन दो पॉइंटों की बात करें, A की और C की। सेम ऐसे इसका जो लोकस होगा वो क्या होगा, वो भी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो कि AC है उसका होगा लंब समिद्ध भाजक, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो कैसे होगा, ऐसे इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है, और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 का। ऐसे में बात करूँ A की और B बिंदुओं की, इन दोनों बिंदुओं की, तो इन दोनों बिंदुओं का लोकस क्या होगा, तो इन दोनों बिंदुओं का लोकस इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा AB, इसका होगा लंब समिद्ध भाजक, यानी कि ऐसे। यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल भी बनाएगा और इक्वल इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड। अब ये तीनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिली हैं, O, इसको नाम दे दिया मैंने O, ये तीनों जो इसके लोकस थे, इसका जो लोकस था वो ये था, इसका ये लाइन थी और इसका ये लाइन। तीनों बिंदु जहाँ पर मिले हैं, वहाँ पर मैंने नाम दे दिया O। अब ये जो O बिंदु आपको नज़र आ रहा है, ये O बिंदु A, B, C तीनों बिंदुओं का है बिंदुपथ। यहाँ पे आपका बिंदुपथ बन रहा था, वो एक रेखा बन रही थी, एक रेखा। यहाँ पे आपका लोकस आ रहा था, वो एक वृत्त के जैसा बन रहा था, एक पर्दी के जैसा बन रहा था। यहाँ मतलब दोनों जगहों पे आकृति बन रही थी, लेकिन यहाँ पे कोई आकृति नहीं है। यहाँ पे जो इसका लोकस है, वो बिंदुपथ है, वो मात्र एक बिंदु है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार जो है कोई आपकी आकृति ही बने। यहाँ पे आपका बन रहा है बिंदु, ये बिंदु O ही इसका बिंदुपथ है। इस तीनों बिंदुओं का, एक बिंदु का होता है इस बिंदु के समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का रास्ता, वही इसका बिंदुपथ होगा। दो बिंदुओं के लिए होगा दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि लंब समिद्ध भाजक। अब इसका नाम क्या देंगे, तीन बिंदुओं के लिए होगा। तीनों बिंदुओं का हमने क्या किया, तीनों रेखाएं जो बन रही थी, तीनों रेखाओं से तीनों रेखाओं के अलग अलग ले लिए लोकस, तीनों के लिए अलग अलग ले लिए बिंदुपथ। अब इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, इस बिंदु की वजह से यहाँ पे एक वृत्त बनेगा। मैंने इसको केंद्र मानते हुए एक वृत्त बना दिया, इसको केंद्र मानते हुए वृत्त बना दिया, जो कि A, B और C तीनों बिंदुओं को स्पर्श करते हुए निकलेगा। ये जो वृत्त है ये आपका A को, B को और C को तीनों बिंदुओं को स्पर्श करते हुए निकलेगा। और इस वृत्त का जो नाम होता है वो होता है सरकमसेंटर, यानी कि बाह्य वृत्त। इस वृत्त का नाम होता है बाह्य वृत्त। और बाह्य वृत्त का जो केंद्र होता है, बाह्य वृत्त का केंद्र, इसको बोलते हैं सरकमसेंटर, यानी कि परिकेंद्र। इसको बाह्य वृत्त या परिगत वृत्त भी कह सकते हैं, परिगत वृत्त, बाह्य वृत्त या परिगत वृत्त कह सकते हैं। और इस केंद्र का जो नाम होगा, इस केंद्र का, वो होगा परिकेंद्र, सरकमसेंटर। तो इन तीनों बिंदुओं का जो बिंदुपथ होगा वो होगा आपका परिकेंद्र, यानी कि सरकमसेंटर। अब बात करें हम एक एंगल की। जैसे माना कि ये कोई एंगल है, आपका कोई कोण है, और इस कोण का जो लोकस होगा वो लोकस क्या होगा, इस कोण का बिंदुपथ क्या होगा। देखिए, बिंदुपथ में यह है कि कंडीशन हमेशा सभी बिंदुओं के लिए एक जैसी रहेगी। जैसे यहाँ पे कंडीशन ये थी कि कहीं भी बिंदु ले लो, सभी की दूरियां बराबर होंगी। यहाँ पे ये था कि कहीं भी बिंदु ले लो इस वृत्त पे, इस सर्कल पे, यहाँ पे सबकी दूरियां जो है सेंटर से, केंद्र से बराबर रहेंगी। ऐसे यहाँ पे इसमें यह है कि ये जो बिंदु है, इसकी इस बिंदु से, इस भुजा से दूरी, इस भुजा से दूरी, इस भुजा से दूरी, तीनों से दूरी कैसी है, समान है। ऐसी यदि कोण की बात करूँ तो इसमें क्या कंडीशन होगी, देखिए एक कोण है, माना कि AOB, ये कोई कोण है। अब यहाँ पे इसका जो लोकस होगा, इसका बिंदुपथ होगा, वो क्या होगा, देखिए
इसका जो आपका बिंदुपथ होगा, इसका बिंदुपथ इन ये जो आपका कोण बनाए एंगल AOB, इसका होगा अर्धक। अर्धक यानी कि इस कोण AOB का समृद्ध भाजक, बाइसेक्टर, ये होगा इसका। यहाँ पे अब चाहे यहाँ बिंदु ले लो, चाहे यहाँ बिंदु ले लो, चाहे यहाँ ले लो, इस लोकस पे, इस रेखा पे आप कहीं भी बिंदु ले लो, इन सभी बिंदुओं की दूरी OA और OB रेखा से कैसी होगी? समान। लेकिन यह आपको याद रहे कि यहाँ इन सभी जो बिंदु होंगे वो OA पर और OB पर बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल, इधर भी और इधर भी। ऐसे ये दूरी समान है और ये दूरी भी कैसे, इधर से समान। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, ये भी समान है और आपका ये भी समान। तो जो कोण होता है उसका लोकस होता है, ये कोण AOB, उसका क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि ये कोण है, उसका लोकस क्या होगा, उसका बिंदुपथ क्या होगा। तो इस कोण का जो बिंदुपथ होगा वो होगा इस कोण का समृद्ध भाजक, या फिर ऐसे कर सकते हैं इस कोण का अर्धक, बाइसेक्टर ही इसका क्या होगा? लोकस यानी कि बिंदुपथ। अब बात करें हम आगे। अभी जैसे मैंने बताया आपको कि जो एंगल होता है इसका जो लोकस होता है वो होता है इसका बाइसेक्टर। ये सारे दूरियां हैं जो OA और AOB मैंने लिया था एंगल, यहाँ पे ये सारी दूरियां बराबर होंगी और 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे ऐसे। अब मैं बात करूँ, मैंने 3 बिंदु ले लिए फिर से, 1, 2 और 3, तीनों के नाम दे दिए, A, B और C, तीनों को मिला दिया है और यहाँ पे बन गया आपका एक ट्रायंगल, त्रिभुज। अब देखिए, अब यदि मैं तीनों बिंदुओं से यहाँ पे इसका लोकस निकालूँ वो कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ पे जो एंगल बना है ये वाला एंगल, इसका जो लोकस होगा वो होगा इस एंगल A का बाइसेक्टर। एंगल A का बाइसेक्टर ले लिया मैंने, यानी कि समृद्ध भाजक ले लिया, अर्धक ले लिया। और इस एंगल B का होगा इस एंगल B का बाइसेक्टर, और एंगल C का होगा इस एंगल C का बाइसेक्टर। अब यहाँ पे जो तीनों रेखाएं जो है ये मिलेंगी, तीनों का लोकस जहाँ मिलेगा उसको नाम दे दिया मैंने O। अब इसका जो सर्कल बनेगा, जो एंगल के बाइसेक्टर से सर्कल, आपका ये डायग्राम के लिए भी आते हैं क्वेश्चन कि अंतःवृत्त बनाइए, बाह्य वृत्त बनाइए, ये आपका आएगा चैप्टर नंबर 14 में, जो आपका संरचना वाला चैप्टर, रचनाएं वाला कंस्ट्रक्शन, उसमें आपका ये क्वेश्चन आते हैं। इसके इनकी रचनाएं भी करनी होती है, आपका डायरेक्ट 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो उसमें ध्यान रहे आपका। यदि अंतर्गत वृत्त बनाए तो आपको करना होगा कोणों का समृद्ध भाजक, और यदि परिगत वृत्त यानी कि बाह्य वृत्त बनाए तो आपको करना होगा भुजाओं का समृद्ध भाजक, भुजाओं का समृद्ध भाजन। और यदि यहाँ पे अंतर्वृत्त बनाए तो आपको करना होगा कोणों का समृद्ध भाजन। ये भी आपको कंस्ट्रक्शन चैप्टर पढ़ाया जाएगा, तब बताया जाएगा, आप यहीं से याद रखें और भी अच्छा है। देखिए ये आपका आ गया सेंटर इसका O। अब इसका जो वृत्त बनेगा वो बनेगा इस सर्कल के अंदर, कोणों के समृद्ध भाजन से जो वृत्त बनेगा वो बनेगा सर्कल के, ट्रायंगल के अंदर। अब इस वृत्त का जो नाम होगा वो होगा अंत्यवृत्त, अंत्यवृत्त इन सर्कल। और इस जो सेंटर था इसका O, इसका हम नाम दें तो इसका नाम आएगा अंतः केंद्र, इन सेंटर, अंतः केंद्र, इन सेंटर। तो इसका जो लोकस होगा वो क्या हो जाएगा? अंतः केंद्र यानी कि इन सेंटर। अब हम बात करें आपकी थ्योरम्स की। ये आपकी थ्योरम 10.1 है, जो पहली थ्योरम है आपकी कि दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित एक बिंदु होता है, उसका जो बिंदुपथ होता है वो इन दोनों जो बिंदु लिए हैं नीचे, उन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा है उसका होता है लंब समृद्ध भाजक। जैसा कि मैंने आपको 2 पॉइंट का लोकस बताया वही सेम है कि 2 बिंदु ले लिया आपने, एक बिंदु ले लिया माना कि A और एक बिंदु आपने ले लिया B। अब इन दोनों बिंदुओं का जो लोकस होगा, बिंदुपथ होगा, 2 बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित, माना कि मैंने इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर एक बिंदु ले लिया है और समान दूरी पर बिंदु ले लिया है P। अब इस P की A से और B से, दोनों से दूरियां कैसी हैं? समान। क्योंकि कैसा क्या कह रहा है क्वेश्चन? समान दूरी पर स्थित बिंदु, समान दूरी पर स्थित बिंदु मैंने ले लिया P।
इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु P का बिंदुपथ, इस P का बिंदुपथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा AB, यानी कि जो दो बिंदु लिए हैं उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा मैंने मिला ली, वो है AB। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब सममित भाजक होता है, यानी कि इसका जो बिंदुपथ होगा बिंदु P का, वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा AB, इसका लंब सममित भाजक, यानी कि ये जो PX है, PX ये इस AB को लंब पे और इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। देखिए कैसे प्रूव करें। आपको गिवन है, जो दिया हुआ है वो है कि PA और PB दोनों कैसी हैं, बराबर है। ये वाली PA और PB दोनों कैसी हैं, समान है। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों जो बिंदु P है वो दोनों बिंदुओं यानी कि A से और B से कैसा है, समान दूरी पर है। ये आपको दिया हुआ है कि PA बराबर है किसके, PB के। अब आपको प्रूव करना है कि ये जो है 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे, एक तो ये प्रूव करना है, प्रूव करना है आपको कि एंगल, इसका नाम दे दूँ 1 में और इसका नाम दे दूँ एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। और आपको प्रूव करना है, यहाँ पे नाम दे दूँ Q, तो AQ बराबर है किसके, BQ के। ये भी आपको प्रूव करना है। देखिए कैसे प्रूव करेंगे। प्रूफ देखिए इसका, उपपत्ति देखिए, उपपत्ति देखिए कैसे करेंगे। प्रूफ है इसका। इसके लिए हमने क्या किया, एक तो इसमें ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, इसका नाम है PAQ, और एक ट्रायंगल है ये वाला, इसका नाम है आपका PBQ। मैंने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगलों को ले लिया। इन ट्रायंगल, पहला कौन सा है, PAQ और एंड दूसरा मैंने ट्रायंगल ले लिया PBQ, ट्रायंगल PBQ। अब इन दोनों ट्रायंगल जरा ठीक से देखिए। पहले तो ये आपको लिखिए यहाँ पे, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है। क्या क्या गिवन है, एक चीज़ गिवन है आपको कि PA और PB दोनों कैसी है, बराबर। ये आपको दिया हुआ है PA इक्वल PB, ये दोनों इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि दोनों दी हुई हैं, गिवन है कि PA और PB दोनों कैसी हैं, बराबर। क्वेश्चन में बोला है पहले ही आपने इसमें कुछ अलग से करना नहीं। इसके बाद यहाँ पे ये देखिए, दोनों ट्रायंगल में, एक तो ट्रायंगल था PAQ, दूसरा ट्रायंगल है आपका PBQ। दोनों ट्रायंगल में ये देखिए कि जो PQ रेखा है, PQ, ये PQ रेखा इस ट्रायंगल में भी काम में आ रही है और इस ट्रायंगल में भी काम में आ रही है। क्योंकि ये वाला ट्रायंगल था PAQ और ये वाला था PBQ, तो ये वाली PQ रेखा वो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगलों में काम में आ रही है। इसलिए ये हो गई आपकी कॉमन साइड, यानी कि उभयनिष्ठ भुजा। तो उभयनिष्ठ भुजा कैसी होगी, दोनों में एक जैसी, मतलब बराबर ही होगी दोनों ट्रायंगल में। तो PQ इक्वल PQ, क्यों, क्योंकि ये कैसी है, उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन साइड। आगे देखिए, आगे आपका दो चीज़ें इक्वल हो चुकी हैं। अब सुनिए, माना कि ये ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है। इस त्रिभुज में यदि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा यदि दोनों इक्वल हैं, तो ये ट्रायंगल बन गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। जिसकी दो भुजाएं समान हो वो होता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, उसमें जो साइड इक्वल होती है उनके अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल। तो इस साइड के अपोजिट, इस भुजा के अपोजिट, इस भुजा के सामने वाला ये वाला एंगल और इस भुजा के सामने वाला ये वाला एंगल भी कैसे, ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे, एक दूसरे के इक्वल। किसी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं समान हो तो उनके अपोजिट, उनके सम्मुख, उनके सामने वाला जो कोण होता है वो भी कैसा होता है, समान। इसलिए इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, इस PAB, इस त्रिभुज की मैं बात करूं तो PA और PB दोनों भुजाएं कैसी हैं, समान। यदि ये दोनों भुजाएं समान हैं
तो इनके सम्मुख कोण भी कैसे होंगे, समान। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी कैसे होंगे, समान। तो मैंने इसका नाम दे दिया 1, इसका नाम दे दिया 2, इसका दे दूँ मैं 3 जैसे और इसका दे दूँ मैं 4। तो एंगल 3 और एंगल 4 भी दोनों कैसे होंगे, इक्वल। एंगल 3 इक्वल एंगल 4, क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं, अपोजिट एंगल। देख सकते हैं यहाँ पे लिखना चाहते हैं आप, अपोजिट एंगल, सम्मुख कोण। अब देखिए, अब यहाँ पे ये 3 चीज इक्वल हो गई, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट, यानी कि सर्वांगसम। तो त्रिभुज PAQ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, अगला कौन सा है, PBQ, दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम। और सर्वांगसम हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, तो इनकी CPCT रूल से बाकी चीजें भी कैसी होंगी, इक्वल। अच्छा, तो हम कह सकते हैं AQ बराबर है किसके, BQ के। AQ बराबर है BQ के बाई CPCT। जो CPCT रूल होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, यानी कि ये दो ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रेंट हो जाए तो इनके बचे कुछ जो पार्ट होते हैं, बचे कुछ भाग होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, इक्वल। यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर कह सकते हैं। यानी कि अपोजिट जो एंगल होते हैं या फिर साइड होती हैं वो एक दूसरे की क्या हो जाती हैं, इक्वल। अब सुनिए, AQ बराबर हो गया किसके, BQ के, जो कि हमें प्रूव करना था, AQ इक्वल BQ। एक चीज़ तो ये बराबर हो चुकी है। अब हमें ये और प्रूव करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों कितनी डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। ये कैसे प्रूव करेंगे, देखिए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं, कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, सेम टू सेम बाई CPCT। एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए बाई CPCT रूल। अच्छा, अब ये बताइए मुझे, जैसे कि माना कि ये जो एंगल होता है, ये दोनों एंगल होते हैं, वो जैसे माना कि एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, ये होता है आपका लीनियर पेयर। यानी कि ये जो कोण होता है आपका, ये जो पूरा कोण होता है, उस पूरे कोण की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 180। लीनियर पेयर जो एंगल होता है उसकी वैल्यू 180 होती है। ये आपकी वैल्यू, ये पूरा कोण जो होगा ये 2 है, एंगल 1 और 2 ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 की मैं बात करूँ, दोनों कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री की। अच्छा, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों कैसे हैं, इक्वल। और यदि दो इक्वल हैं तो एंगल 2 की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, एंगल 1। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह पे मैंने पुट कर दिया एंगल 1, इक्वल में आपका लिख रहा है 180। एंगल 1 और एंगल 1 कितनी बार आ रहा है, एंगल 1 2 बार, तो ये हो जाएगा 2 एंगल 1 इक्वल 180। तो मैं यहाँ से यदि एंगल 1 की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो 2 इंटू में है, यहाँ पर चला जाएगा अपॉन में, तो ये एंगल 1 आ जाएगा आपका 180 अपॉन 2। अब 180 अपॉन 2 करेंगे तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 90। एंगल 1 आ गया आपका 90 डिग्री का, और एंगल 1 और एंगल 2 दोनों कैसे हैं, इक्वल। तो एंगल 2 भी कितना हो जाएगा आपका 90 का, जो कि हमें प्रूव करना था कि बताइए ये जो PX है, PX लाइन है, ये इस AB की बाइसेक्टर भी है, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये आपने प्रूव कर लिया, बाकी में दोनों इक्वल है। और परपेंडिकुलर भी है, यानी कि लंब पर भी है, लंब है ये AX, यानी कि यहाँ पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल होने चाहिए। तो एंगल 1 और 2 कितने डिग्री के आ गए, 90 के आते हैं। हम कह सकते हैं कि दो बिंदुओं को ज्वाइन करने वाली लाइन, दो बिंदुओं से इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट होता है उसका लोकस होता है, वो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। यानी कि दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक होता है। नोट कर सकते हैं आप इसको।